जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस कैरियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वह टाइम पर मिलती रहे। लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी दी हुई है। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है ऐड हो जाए, और साथ ही इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उसी से आगे करेंगे। जो 16वां प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको पढ़ लेना। तो यह क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? संवेद प्रणोद अवस्था, इसको संवेदीगामक अवस्था बोला जाता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। औपचारिक अवस्था, इसमें तो बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन कैसा होता है? जैसे कि आप एक बच्चे के सामने कोई वस्तु रख देते हैं तो वह बालक उसके बारे में सोचता है, और जब आप उस वस्तु को हटा देते हैं तब भी वह उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है। उसके मस्तिष्क में उसकी एक पिक्चर बन जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको औपचारिक अवस्था या अमूर्त चिंतन कहा जाता है, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था है। पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, कार्यकरण में अंतर करता है। सवालों के जो सवाल रहते हैं गुणा भाग, उनके पीछे के नियमों को इस अवस्था में वह समझ नहीं पाता है। तो यह कब से कब तक की है? तो यह है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि पूछ ली जाती है, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक बालक तार्किक रूप से कब सोचना प्रारंभ करता है? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष। जो अंतिम वर्षों में क्या करता है? वह तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि बालक मूर्त चिंतन कब करता है, तो मूर्त अवस्था में, और अमूर्त तो औपचारिक या अमूर्त अवस्था में लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। अभी हाल मैंने बताया, चारों अवस्थाएं बताई हैं। तो किसने पहचान की थी? ऑप्शन है आपके, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? संवेदीगामक अवस्था कब से कब तक की है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की। और अंतिम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर 15 वर्ष की या इससे ऊपर की हो जाएगी। अब किसने पहचाना है? तो जीन पियाजे ने पहचाना है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जो जीन पियाजे जी जो थे ना, उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक। इसको क्या बोला जाता था? इसको अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो जीन पियाजे ही हैं। जीन पियाजे के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किए थे, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्पवयस्क, जो पूर्ण रूप से बच्चे एक वयस्क नहीं है, बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? जो अल्पवयस्क बच्चे रहते हैं उनके जो सीखते हैं, अधिगम यानी सीखना होता है, जो उनके अभिभावक माता पिता होते हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक तो होगी ही नहीं, अग्र सक्रिय भी नहीं होगी, उदासीन तो बिल्कुल ही नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक। क्या हो जाएगा? संवेदनात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास को किसने दिया था? यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक शब्द ही बौद्धिक अवधारणा मतलब कि मानसिक शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन है खेल के मैदान में होता है, विद्यालय में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह कार्य में। दोस्तों, खेल के मैदान में ठीक है होता है, गृह कार्य में होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना उपेक्षा की जाती है, ऑडिटोरियम में ये भी ठीक है। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्यालय में अपन खेल भी सकते हैं और पढ़ाया भी जाता है, तो मानसिक शक्ति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जो कि मैंने आपको
बता दी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब अपन देखते हैं कि शिक्षण एक मतलब अनुप्रेरित है। यदि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ज़्यादा बच्चे होंगे तो अपन कह सकते हैं कि भाई कक्षा अनुप्रेरित है, बच्चे अनुप्रेरित हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा ये तो। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य क्या है, ये तो होगा ही नहीं। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये हो सकता है। कक्षा में पूर्ण नीरसता, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अब क्या होता है दोस्तों कि जब विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो इससे पता लगता है कि वह कक्षा कैसी है, वह कक्षा अनुप्रेरित है, मतलब उसके बच्चे अभिप्रेरणा से परिपूर्ण हैं, इस वजह से वह प्रश्न पूछ रहे हैं। नीरस होगी तो क्या होगा, उसे अभिप्रेरित नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में जब तक रुचि नहीं होगी तो विद्यार्थी सही ढंग से नहीं सीख पाएगा, तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो दोस्तों देखो, कहानी से क्या होता है, कल्पना का विकास होता है। मतलब जब एक शिक्षक कहानी सुनाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है उसकी कल्पना करवाना, उस कल्पना में वृद्धि करना। जैसे कि कहानी सुना रहा है, वो सुनी होगी चूहे और शेर की, तो उससे क्या होता है, उसकी कल्पना में वृद्धि करते हैं। चर्चा करना, ठीक है, ये भी श्यामपट्ट का प्रयोग तो होता ही है। प्रश्न पूछना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछना ही उनसे मतलब जिस चीज़ में बच्चों को रुचि होगी उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थियों की रुचि उसमें होती है, रुचि बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्यार्थियों को विद्यालय में खोलना लिखा है, इसको खेलना कर लेना। खेलना क्यों उचित है, बात हो रही विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्या पूरे टाइम पढ़ाई करवाते रहना चाहिए, नहीं, खेलना भी उचित है। अब क्यों है, अब देखेंगे अपन। ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ठीक है, हो सकता है शारीरिक विकास होता है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी ताकतवर क्वेश्चन, मतलब आंसर है डी। क्यों, क्योंकि यह भी इसी में है। अब देखो क्या होती है, सहयोग कैसे होगा, अब आप सोच रहे हो खेल से। जब आप टीम में खेलोगे तो एक दूसरे बालक से बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ सहयोग होगा। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो क्या करते हैं, फुटबॉल किसी और खिलाड़ी को दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, सहयोग बढ़ता है, संतुलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। दोस्तों देखिए क्या होता है, औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, औपचारिक शिक्षा उसे कहा जाता है जब बच्चा 5 वर्ष के बाद स्कूल में जाता है, टाइम निर्धारित रहता है, प्रयास करके सीखता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा उसे कहा जाता है जिसमें बालक को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप उसे पता भी नहीं रहता है, उसने शिक्षा ग्रहण या सीखता जाता है। तो परिवार किस प्रकार का साधन है, तो वह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। स्कूल कैसा है, औपचारिक है। स्कूल कैसा है, औपचारिक, और परिवार अनौपचारिक है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह परिवार में ही 5 साल तक क्या करता है, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। कैसे करता है, वह अपनी मातृभाषा को सीख जाएगा, उसे पता ही नहीं, मातृभाषा सीख जाता है, बिना प्रयास के ही सीख जाता है, अनुकरण करके सीखता है। तो यह एक अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है, विद्यार्थियों में उसे सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है। कौन से मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अपन क्वेश्चन पे आते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। क्या एक टीचर बच्चों को महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर उनमें सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कर सकता है, लेकिन बस उसी टाइम के लिए। आप 1 घंटे 2 घंटे महान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, तभी तक बच्चा सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करेगा, उसके बाद भूलता जाता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये दोनों राइट आंसर नहीं होंगे। आदर्श रूप से बर्ताव कर, ये हो सकता है। उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, तो कहानी सुनाकर तो कुछ है ही नहीं। कल्पना का विकास किससे किया जाता है, कहानी सुनाकर। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। यदि एक शिक्षक खुद आदर्श रूप में बर्ताव करेगा तो बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं आपको 3 ही ऑप्शन दूंगा, 4 नहीं दूंगा, आप 3 ही में से बताइए। 2 तो है नहीं, तो ऑब्वियसली यही राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। किस प्रकार के बच्चों को? मंदबुद्धि बालकों को। तो आप क्या करेंगे, देखते हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। इनकार क्यों करेंगे? क्या आप में क्षमता नहीं है उन्हें पढ़ाने की? तो ये तो गलत ही हो जाएगा। प्रधानाध्यापकों ने किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, चिन्हित नहीं करेंगे। बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार तो होगा ही नहीं कि प्रधानाध्यापकों ने किसी अन्य कक्षा में मतलब बैठाने के लिए बोलेंगे, चिन्हित करेंगे। सी हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की मतलब तकनीक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तकनीक। जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको सिखाने की, उनके अधिगम की क्या सीखेंगे? तकनीक सीखेंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तो है ही नहीं है कि उसके पास धन संपदा होगी तो वह साधन संपन्न होगा एक शिक्षक को। गलत है, बिल्कुल भी नहीं होगा। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। अच्छा, तो साधन संपन्न तब माना जाएगा कि अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अंतिम है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है कि प्रसिद्धि होगी तो उसे साधन संपन्न माना जाएगा। ये ए, बी और डी गलत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसे साधन संपन्न तभी माना जा सकता है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या को हल करे। इस प्रकार से उसे क्या माना जाएगा? साधन संपन्न माना जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बात हो रही है संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक विकास है। संवेग कौन कौन से होते हैं? क्रोध हो गया, भय हो गया, ये सब संवेग हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में या फिर उपयुक्त सभी में। बच्चों, जो संवेगात्मक समायोजन होता है ना, वह व्यक्तित्व निर्माण में होता है या कक्षा शिक्षण में होता है या अनुशासन में होता है? बच्चों के तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलेगा और बेल आइकन को दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आजकल यूट्यूब में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है।